हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम जो है अभी आइगन वैल्यूज़ एंड डायगोनलाइजेबिलिटी का जो चैप्टर है वो कंटिन्यू कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स हैं वो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना। इससे पहले अगर वीडियो को आप नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है ना। जो मैंने ट्रिक्स जो बताया था, जो रिजल्ट्स जो बताया था उसको, ठीक है। आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और वो है इनवेरिएंट सब स्पेस, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं और इन पर बेस्ड जो रिजल्ट्स हैं और अदर जो नोट हैं उन पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इनवेरिएंट सब स्पेस, ठीक है ना। इनवेरिएंट सब स्पेस क्या चीज़ है ना, जिसको हम टी इनवेरिएंट भी कहते हैं। केयरफुली ऑब्जर्व करना। लेट टी फ्रॉम वी और एफ टू वी और एफ बी अ लीनियर ऑपरेटर। सबसे पहले चीज़ तो हमने एक वेक्टर स्पेस लिया है वी और एफ, और फिर हमने सेल्फ मैपिंग लिया है जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ऑब्वियसली टी फ्रॉम वी टू क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर। एंड लेट डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ वी, ठीक है। देन दिस डब्ल्यू इज सेट टू बी इनवेरिएंट सब स्पेस ऑफ वी अंडर टी और टी इनवेरिएंट ऑफ V करके, ठीक है ना। डायरेक्टली बोल सकते हो W इज सेट टू बी इनवेरिएंट सब स्पेस और T इनवेरिएंट इफ T ऑफ W इज सबसेट ऑफ W, ठीक है ना। अब चूंकि अपने को पता है कि सेल्फ मैपिंग है ना, V टू V में, ठीक है, लीनियर ऑपरेटर, और है ना सेम है दोनों ना। तो यहाँ से अगर मैं सबसेट लेता हूँ W तो वही यहाँ पर भी होगा W, बिल्कुल सेम है, ध्यान रखना, ठीक है। कंडीशन ये है कि जितने भी आप इसके अंदर एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे सभी का जो इमेजेस हैं, है ना, वो सभी इमेजेस इसी के अंदर आना चाहिए, है ना। यही बात हो रहा है ना कि W के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसका जो इमेज है इसके अंदर आना चाहिए, तभी तो T ऑफ W जो है W का सबसेट होगा। W का जो T इमेज है वो W का सबसेट होना चाहिए, या तो W के इक्वल हो या उनका सबसेट हो। क्लियर हो गया ना। तो W का जो T इमेज है इस W में शामिल होना चाहिए। और इसका मतलब क्या है, W के जितने भी एलिमेंट आप लेते हो उसका जो इमेज होगा वो फिर से किस में जाना चाहिए, W में। दैट इज फॉर एवरी x बिलोंग्स टू W इम्प्लाइज T ऑफ x बिलोंग्स टू W, ठीक है। अगर x यहाँ है तो T ऑफ x यहाँ होना चाहिए, ठीक है। और सभी के लिए ना याद रखना, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू W इम्प्लाइज, है ना, T ऑफ x बिलोंग्स टू W। क्लियर हो गया। तो W के जितने भी एलिमेंट हैं उनका जो T इमेज है W के अंदर ही जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू W इम्प्लाइज T ऑफ x बिलोंग्स टू W। और इसका मतलब ये है कि W इज सब, है ना, W का जो T इमेज है वो W के अंदर ही है। इसका मतलब T ऑफ W इज सबसेट ऑफ W। क्लियर हुआ। तो ये सिचुएशन होता है T इनवेरिएंट का, ठीक है, जिसे हम इनवेरिएंट सब स्पेस भी कहते हैं। क्लियर है। तो ध्यान रखना इस बात को। अब बात आती है एग्जाम्पल, इससे कन्फर्मेशन होगा ना एग्जाम्पल से। तो मैंने R2 और R एक वेक्टर स्पेस लिया, ठीक है ना। फील्ड हमारा R है, ध्यान रखना, है ना। तो ये वेक्टर स्पेस है जिस पर मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ऑपरेटर तैयार किया मैंने, ठीक है। और वो लीनियर ऑपरेटर इस तरह से डिफाइन है, T ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू x प्लस वाई विच इज़ लीनियर ऑपरेटर। ऑब्वियसली आप चेक करके भी देख लीजिए। तो एक्स वाई किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, x प्लस वाई के रूप में, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पे और सेकंड एलिमेंट दोनों का सम आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे 1 और 1 लेते हो तो यहाँ 1 होगा, 1 प्लस 1 होगा। 1 और 2 लेते हो तो यहाँ 1 होगा, 1 प्लस 2 होगा, है ना। 0 और 1 लेते हो यहाँ 0 होगा, 0 प्लस 1 होगा। क्लियर ना, इस तरह से डिफाइन है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैं इसका 2 सब स्पेस ले रहा हूँ, किसका, R2 का 2 सब स्पेस ले रहा हूँ ना। देख सकते हो W1 इक्वल्स टू, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है विच इज़ ऑब्वियसली सब स्पेस ऑफ R2, है ना। और एंड W2 जो किसको रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस को, विच इज़ ऑब्वियसली सब स्पेस ऑफ R2। क्लियर है। तो जो भी यहाँ पे वेक्टर स्पेस है उनके मैंने 2 सब स्पेस ले लिए ताकि दोनों चीज़ को समझ सकें, इनवेरिएंट, है ना, कौन से केस में होता है, कौन से केस में इनवेरिएंट नहीं होता, दोनों को समझेंगे, ठीक है। तो मैंने लिया W1 इसका सब स्पेस है और W2 इनका सब स्पेस है ना। ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। मैं जब सब स्पेस बताया था उस समय भी इनको बताया था। आपको x में और y में एलर्जी है तो आप यहाँ a और b रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो W1 है और W2 है, अब चेक करते हैं कि इन्वेरिएंट है या नहीं। और उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, है ना, T ऑफ W1, है ना, सबसेट ऑफ W1 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि W1 के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उसका जो T इमेज होगा वो फिर से किस में जाना चाहिए, W1 में। इसी तरह से अगर W2 की बात करें तो सेम W2 में भी ये कंडीशन होल्ड होना चाहिए, तब T इनवेरिएंट होगा। अगर एक भी एलिमेंट, याद रखिए कि जितने भी एलिमेंट हैं सभी का जो इमेज है W1 के अंदर, जितने भी एलिमेंट उसका सबका इमेज W1 के अंदर ही जाना चाहिए। अगर कम से कम एक एलिमेंट भी ऐसा मिल जाए जिनका इमेज उसमें नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये प्रॉब्लम का सिचुएशन है। बात क्लियर हो रही है ना। तो मैं वही करने वाला हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे x 0 के फॉर्म में है तो x, x प्लस 0 x के फॉर्म में आएगा,
इसको मैप करेंगे तो बात क्लियर हो रही। एक सैम्पल ले लेते हैं, मैंने ले लिया 10 बिलोंग्स टू W1, है ना। इमेज देख लीजिए, इमेज देख लीजिए क्या आएगा, T ऑफ 10 इक्वल्स टू 1 फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस पे 1 + 0 दैट इज 1 1 1 1 क्या W1 में बिलोंग करता है, नहीं करता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि 1 0 W1 के अंदर है, लेकिन का जो इमेज है वो W1 अंदर के अंदर नहीं जा रहा है। यहाँ से आप एक एलिमेंट लिए जिसका इमेज बाहर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, T ऑफ W1 डायरेक्टली W1 का सबसेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि W1 जो है यहाँ पे इनवेरिएंट सब स्पेस नहीं है, दैट इज नॉट T इनवेरिएंट। क्लियर हुआ। अब बात आती है W2 का। W2 जो है आपका y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, 0y सच दैट y बिलोंग्स टू R विच इज सब स्पेस ऑफ R2। हम चेक करेंगे ये इनवेरिएंट है या नहीं, और इनवेरिएंट होने के लिए कंडीशन क्या होगा, कंडीशन ये होगा कि W2 के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसका इमेज W2 के अंदर ही जाना चाहिए, ठीक है। तो आप जिसमें देख सकते हैं इसमें ये 0 है और ये y है, तो 0 + y करने से ये y ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। याद रखना, देखो मैं इन जनरल ले रहा हूँ ना, ठीक है, 0 y, ठीक है। W2 पे बात कर रहा हूँ तो देख सकते हैं 0 0 + y आखिर में आएगा 0, y, है ना, विच इज़ ऑब्वियसली बिलोंग टू W2 फॉर एवरी 0y बिलोंग्स टू W2। परफेक्ट ना। इसका मतलब W2 क्या होगा, T इनवेरिएंट। आप लॉजिक लगाइए ना, 0, y के फॉर्म में होने के वजह से फर्स्ट एलिमेंट तो देख सकते हैं, इसका इमेज देखिए, फर्स्ट एलिमेंट है 0, सेकंड एलिमेंट होगा 0 + y, 0 + y ने फिर से y, तो आखिर में इसका जो इमेज है इन जनरल हर एक एलिमेंट के लिए T ऑफ 0y ही आ रहा है, ठीक है ना। W2 के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसका इमेज W2 के अंदर ही जा रहा है। इसका मतलब W2 का जो T इमेज है W2 का सबसेट है, T ऑफ W2 इज सबसेट ऑफ W2। क्लियर है। और इसका मतलब ये है कि W2 इज T इनवेरिएंट, दैट इज इनवेरिएंट सब स्पेस। कन्फर्म ना। तो आप समझ पा रहे हैं इन एग्जाम्पल्स को देख करके, ऐसे खुद से भी एग्जाम्पल लीजिए और क्लियर कीजिए। किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। अब इनवेरिएंट सब स्पेस से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो देखते हैं। देखिए रिजल्ट्स बेस्ड ऑन इनवेरिएंट सब स्पेस, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट, सिंगलटन 0 इज ऑलवेज T इनवेरिएंट, क्योंकि 0 का इमेज हमेशा 0 पे जाएगा। ये हमेशा एक सब स्पेस होता है ना, वेक्टर स्पेस का, है ना। और खास बात ये है कि सब स्पेस है, और खास बात है कि 0 का इमेज 0 पर ही जाएगी, इस वजह से हमेशा क्या होगा, T इनवेरिएंट। हम क्या लेकर चल रहे हैं, एक वेक्टर स्पेस है जिस पर लीनियर ऑपरेटर डिफाइन है, ठीक है ना। फिर उस वेक्टर स्पेस का सब स्पेस हम लेते जा रहे हैं, बता रहे हैं कि T इनवेरिएंट है या नहीं, ठीक है ना। तो जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको नोट जरूर कीजिए। फर्स्ट पॉइंट वही बताया मैं कि सिंगलटन 0 इज ऑलवेज T इनवेरिएंट। सेकंड पॉइंट, कर्नल ऑफ T, जिसे हम नल स्पेस ऑफ T बोलते हैं, ये भी हमेशा T इनवेरिएंट होगा। रेंज स्पेस ऑफ T या फिर R ऑफ T इज ऑलवेज T इनवेरिएंट, है ना। ई लैम्डा क्या है, आइगन स्पेस करेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा विच इज ऑलवेज सब स्पेस एंड ऑलवेज T इनवेरिएंट। इंटरेस्टिंग, ध्यान रखना, ये सब के सब जो इनवेरिएंट कंडीशन उसको पूरा होल्ड कर जाता है, इसी वजह से होता है ना। सिंगलटन 0, कर्नल ऑफ T, रेंज ऑफ T, ई लैम्डा, है ना, आइगन स्पेस, ये सब के सब क्या होते हैं, इनवेरिएंट सब स्पेस होते हैं, T इनवेरिएंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए रिजल्ट, लेट W1 एंड W2 बी 2 इनवेरिएंट सब स्पेसेस, T इनवेरिएंट सब स्पेसेस, देन, है ना, देयर सम, है ना, लीनियर सम, देयर इंटरसेक्शन आर आल्सो T इनवेरिएंट, ठीक है ना। यानी W1 + W2 भी T इनवेरिएंट होगा, W1 इंटरसेक्शन W2 भी T इनवेरिएंट होगा। तो दो इनवेरिएंट सब स्पेस लेते हैं तो दोनों का सम, लीनियर सम, और दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, T इनवेरिएंट। नेक्स्ट कंडीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ T फ्रॉम Rn ओवर R to Rn ओवर R बी अ लीनियर ऑपरेटर प्रोवाइडेड n इज ऑड, ऑड मीन्स, है ना, n जो है ऑड है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद ये केस है, T हैज T इनवेरिएंट सब स्पेस ऑफ डायमेंशन 1, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट इनवेरिएंट सब स्पेस ऑफ R पावर n वेयर n इज ऑड, ठीक है ना, क्लियर ना। तो इस जितने भी रिजल्ट से बताए गए इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर। डेफिनेशन देखिए जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर का, लेट V और F बी अ वेक्टर स्पेस हैज द डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू n एंड लेट T फ्रॉम V टू V बी अ लीनियर ऑपरेटर, ठीक है ना। एक वेक्टर स्पेस है जो कि फाइनाइट डायमेंशन है, डायमेंशन मैंने ले लिया n, और T फ्रॉम V टू V एक लीनियर ऑपरेटर है, इतना क्लियर। और इस लीनियर ऑपरेटर T का मैंने क्या लिया, आइगन वैल्यू लिया। सपोज लैम्डा बिलोंग्स टू F, है ना, इज एन आइगन वैल्यू ऑफ T, देन a non-zero vector x belongs to V is said to be generalized vector of T if there exists small r such that T minus lambda power r of x equals to 0। आपको पता है नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, T of x equals to lambda x होता है, और इसी को आप इस तरह से लिखते हो, T minus lambda of x equal to 0। तो ध्यान से आप देखिए यहाँ पावर रहता है 1, फिक्स रहता है, ठीक है ना। ये है नॉर्मल सिचुएशन। बट जनरलाइज्ड कंडीशन में क्या होता है, यही 1 यहाँ पे 1 नहीं बल्कि r के फॉर्म में रहता है ना। जैसे r की वैल्यू जैसे 3 है ना, 3 है और उस पर 0 है, फिर कंडीशन एक और है, बट T minus lambda पावर k of x नॉन जीरो करके। इसका मतलब ये हुआ कि
टी माइनस लैम्डा ई पावर आर ऑफ एक्स 0 है, लेकिन उससे पहले जितने भी होंगे सबके सब नॉन जीरो होंगे। मतलब ये हुआ जैसे आर की वैल्यू 3 है तो है ना 1 पे नॉन जीरो, 2 पे नॉन जीरो, लेकिन 3 पे क्या होगा 0। इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ 4 है, 4 पे 0 दे रहा है तो उससे पहले 1 पे 2 पे 3 पे नॉन जीरो होगा। क्लियर है। जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर है ना, और इस सिचुएशन में इस लैम्डा को आप जनरलाइज्ड आइगन वैल्यू भी कह सकते हो, बट नॉर्मली हम वेक्टर को बोलते हैं जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर करके। क्लियर ना। और इस सिचुएशन में लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस होता है ना, इन दिस केस आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज सेट टू बी जनरलाइज्ड आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा एंड डिनोटेड बाई जी ऑफ लैम्डा। बेसिकली ई लैम्डा से डिनोट करते हैं, उसको अब जी ऑफ लैम्डा से डिनोट करते हैं यहाँ पे। और ऑब्वियसली बात है, डेफिनेशन में टी माइनस लैम्डा ई का कर्नेल होता है, यहाँ पे टी माइनस लैम्डा ई पावर आर का कर्नेल होगा, यानी कि जी ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू कर्नेल ऑफ टी माइनस लैम्डा ई पावर आर। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट का यूज़ किस में होगा, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जब पढ़ेंगे तो इसके बाद 1-2 वीडियो बस बचा है ना, जिसमें हम बात करेंगे है ना ट्रायंगुलराइजेबल का कॉन्सेप्ट है ना, और जो जॉर्डन ब्लॉक्स हैं, जॉर्डन मैट्रिक्स है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है। बेसिकली बोलो तो सबसे लास्ट पे हम हैं, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं, उन पर हम डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इसके बाद मुश्किल से कहूँ तो 2 वीडियो आने वाला है, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। और जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है उसको नोट जरूर कीजिए, ठीक है। और जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ बताया जा रहा है शेयर जरूर कीजिए। तो फिलहाल आजकल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।